नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। पशु चिकित्सा विज्ञान ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना था, लेकिन साउंड प्रॉब्लम की वजह से दोबारा तो क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका जो टेक्निकल असिस्टेंट की भी वैकेंसी आई है अदर वैकेंसियों में। पशु चिकित्सा विज्ञान में अगर देखें हम वेटनरी साइंस, तो कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। साल्ट में जैसे अगर आपका कोई पशु है तो उसको कैसे हम आरोग्य अर्थात उसको कैसे कर सकते हैं, तो इसके तमाम तरीके हैं। प्राकृतिक है, बैलेंस डाइट दे के, जेनेटिकली अदर इस तरीके से। एक इंटरेस्टिंग है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो है सूर्य चिकित्सा। सूर्य चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो ये एक तरीके से कभी कभी पूछा जाए अगर तो पलिंजन होन थे। एक तरीके से ये आपके पलिंजन होन जो थे वो सूर्य चिकित्सा के माने जाते हैं जनक। नेक्स्ट जो बड़ा महत्वपूर्ण है आपका कि पशुओं में अगर हम दवाएं देते हैं तो कैसे दे सकते हैं, पशुओं में दवाएं देने के क्या मेथड हैं, कैसे हम उनको मेडिकेट करेंगे। तो उसके कई हैं, जैसे मैंने यहाँ पहले बताया था, एक सूर्य चिकित्सा आविष्कार पलिंजन ने दिया है। दूसरा, हम जनरली कोई भी पशु होता है तो इसमें जो दवाएं दे सकते हैं, एक तो बोतल या सामान्य रूप से आप देखते हैं बांस का प्रयोग गाँव में किया जाता है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो दवाएं जो हैं वो चटनी बना के गोली के रूप में या कैप्सूल के रूप में भी पशुओं को खिलाई जाती हैं, जो चपाती होती है उसके साथ। एक बड़ा महत्वपूर्ण है वो एनीमा के द्वारा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बाई एनीमा भी, जैसे बीमार पशु है और वो भोजन नहीं कर सकता है, खाने की कैपेसिटी नहीं है उसमें, तो उस स्थिति में हम उसे बाई एनीमा के द्वारा देते हैं। या वफारा है, वफारा मीन्स श्वसन से संबंधित, अगर सांस से संबंधित समस्याएं हैं तो वहाँ पे वफारा दिया जाता है। ये पूछा जाता है वफारा कब देते हैं, सांस से बीमारियों से पीड़ित अगर पशु है तो वफारा टेक्निक का यूज करेंगे। एंड सबसे बेस्ट जो होता है वो बाई इंजेक्शन अर्थात सुई द्वारा, जो सुई लगा कर दी जाती है, क्योंकि इसका क्विक रिजल्ट मिलता है। और जो सुई लगाई जाती है पशुओं में वो तीन तरीके से, एक तो उसकी त्वचा में लगाई जाती है, दूसरा उसकी मांसपेशी में लगाई जाती है, और तीसरा उसके इंट्रावेनस अर्थात उसकी सीरा में लगाई जाती है। तो जो ये इंट्रावेनस है या सीरा है, ये क्विक रिजल्ट कह सकते हैं कि मोस्ट इफेक्टिव होता है। तो अगर पूछा जाए तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो एक टॉपिक इसमें अब निकल के आ रहा है वो है आपका पशु चिकित्सा विज्ञान में कुछ शब्दावलियां प्रयुक्त होती हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम बात करें तो एनेस्थेटिक, या जिसे हम क्या कहते हैं संवेदनहारी। जनरली आपका किसी का अगर पशु का कोई ऑपरेशन किया जाए या ह्यूमन बीइंग का ऑपरेशन किया जाता है तो उन्हें एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया दिया जाता है। आप सब ये टर्म यूज करते हैं कि डॉक्टर एनेस्थेसिया करते हैं। तो संवेदनहारी अर्थात जिस अंग पे दिया जाता है वो अंग शून्य हो जाता है, और इसके लिए आप ईथर है, क्लोरोफार्म है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इनका प्रयोग करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एंड उसके बाद आपका आता है एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक। एक तो इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा, दूसरा होता क्या है। सामान्य सी अगर हम बात करें एंटी सेप्टिक की बात अगर हम करें, एंटीबायोटिक की बात अगर हम पहले कर लेते हैं, तो एंटीबायोटिक में सामान्य सा आप सब देखते होंगे, किसी को बुखार हो गया है इधर कुछ, तो ये कहा जाता है कि आप एंटीबायोटिक दवा का यूज कीजिए। एंटीबायोटिक मीन्स एक तरीके से जो भी आपका बैक्टीरिया या फंगस होता है उसको किल करने का काम करता है, ये याद रखना है। अर्थात उसको क्या करेगा, जो जीवाणु है उसको नाशी कर देता है, उसको किल कर देता है। ये इंटरेस्टिंग है। अब इसके लिए आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अदर है। लेकिन जो एंटीसेप्टिक होता है वो क्या करता है, जो आपका बैक्टीरिया है उसकी जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को वो रोक देता है। अर्थात आप कहीं जैसे चोट लग जाए या अदर कुछ इस तरीके से फेस पे सारे लोग एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ त्वचा पे या जहाँ घाव लगी वहां ना हो पाए। तो अब इसके लिए हैं ये दो बड़े महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, कई बार ये पूछे गए हैं यूपी कैटेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक तो आपका जो आयोडीन है, आयोडीन क्या है, एंटीसेप्टिक है, अर्थात ये कोई भी बैक्टीरिया होगा उसकी ग्रोथ को रोक देगा। दूसरा आपका बोरिक एसिड होता है। बोरिक एसिड जनरली जब पशुओं में देखेंगे आपका फूट माउथ डिजीज होता है, क्योंकि वो वायरल डिजीज है, तो उसको कोई कंट्रोल के लिए स्पेसिफिक आपके पास दवाएं नहीं होती, तो हम बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। एंटीसेप्टिक मीन्स जो भी बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ ना हो, वो वहीं
समाप्त होने लगे। तो ये एंटीबायोटिक्स एंड एंटीसेप्टिक में डिफरेंस होता है, याद रखना। ये किल कर देगा और ये केवल उसकी ग्रोथ को रोकेगा, अर्थात भविष्य में भी अगर संभावना यहाँ से बढ़ने की रहती हैं। एंटीपायरेटिक्स, तो एंटीपायरेटिक्स मीन्स कह सकते हैं कि ज्वर रोधी, जैसे एस्पिरिन है, क्विनिन है, तो ये ज्वर रोधी अर्थात जो बुखार होता है उसको रोकने के लिए एंटीपायरेटिक टर्म यूज किया जाएगा। कुछ और भी महत्वपूर्ण आपके इसमें से आते हैं, जैसे आपका डायूरेटिक है, अर्थात कह सकते हैं कि जो मोड विसर्जक, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, रेफ्रिजरेंट मीन्स जो प्रशीतक होते हैं, स्टिमुलेंट मीन जो दीपक होते हैं। तो इस तरीके से है। एक इंटरेस्टिंग है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पूछा गया है, आप सब इसको करिएगा, कि जो आपका खाने वाला सोडा होता है उसको क्या कहते हैं, और जो आपका कपड़े धोने वाला सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, एक तरीके से धावन सोडा और कह सकते हैं कि खाने वाला सोडा। तो ये इंपॉर्टेंट है। कलमी सोडा है जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं, तो कभी कभी ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है कलमी सोडा क्या होता है। पोटेशियम परमैंगनेट है, ये कीटाणुनाशक होता है, लाल रंग का होता है। और जिंजर है, सोडियम बाइकार्बोनेट, नमकीन स्वाद वाला पदार्थ होता है, गंधहीन होता है, और बुखार में जले कटे फटे पे इसका प्रयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात खाने वाला सोडा जिसे कह सकते हैं। फिटकरी है, फिटकरी भी पूछा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं पशुओं के रोगों का वर्गीकरण। तो पशुओं में जो रोग होते हैं, एक तो कह सकते हैं कि वो कुछ जन्मजात होते हैं, कुछ आनुवांशिक होते हैं, कुछ इस तरीके से, लेकिन जनरली इनके काजल ऑर्गेनिज्म के आधार पे हम देखेंगे, क्योंकि आपको पूछा जाता है, जैसे रिंडर पेस्ट है तो वायरस डिजीज है, बैक्टीरियल है। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, रानीखेत कौन सा डिजीज है, किसके कारण होता है, क्या कारक है, तो ये सब पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरियल डिजीज के बारे में देख ले। तो बैक्टीरियल डिजीज में आपका थैनैला, जिसे हम मिस्टेटिस कहते हैं, तो ये जीवाणु जनित रोग है। सीधी सी बात है, हम जीवाणु जनित की लिस्ट पढ़ रहे हैं। क्षय रोग है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं। गला घोटू है, जिसे हम हेमोराइजिक सेप्टिमेई कहते हैं। गिल्टी रोग है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रेक्स कहते हैं। तो एंथ्रेक्स क्या है, बैक्टीरियल जनित डिजीज है। ब्लैक क्वार्टर, जिसे हम जहरबाद कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो ये सब ऐसे है, बाटुलिज्म है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पशुओं के रोग हैं जो किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण होते हैं। नेक्स्ट, वायरस के कारण होने वाले डिजीज हैं। तो सबसे पहले तो पॉक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, चेचक कहते हैं, कई बार पूछा जाता है। रिंडर पेस्ट, पशु प्लेग जिसे कहते हैं, पशुओं में पशु प्लेग हो जाता है, रिंडर पेस्ट, ये बीएड, टीजीटी, पीजीटी कई एग्जामों में ये पूछा गया है। तो एक तो ये हो जाएगा। तीसरा आपका एफएमडी है, फूट एंड माउथ डिजीज है। तो फूट एंड माउथ डिजीज जिसे इसका पूरा नाम है, ये भी क्या है, वायरस जनित रोग होता है। एक आपका पाया जाता है रानी खेत डिजीज, या जिसे हम कहते हैं न्यू कैस्टल डिजीज। तो एक तो ये पूछा जाएगा ये किस पशु में होता है, या किस जानवर में, या किस पक्षी में होता है। तो ये आपका एक तरीके से मुर्गी में होने वाला रोग है, और ये भी रानी खेत भी आपका वायरस जनित रोग है। रानी खेत भी वायरस जनित, विषाणु जनित जिसे कहेंगे, विषाणु और जीवाणु, बैक्टीरिया को जीवाणु और वायरस को विषाणु कहते हैं। तो ये हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें आपके, तो फंगस, फंगस के कारण भी तमाम रोग होते हैं। जैसे फंगस के कारण होने वाले रोग हैं, दाद है, रिंग वार्म है, तो एक तरीके से ये होता है। और प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, प्रोटोजोअल डिजीज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण, जैसे सर्रा डिजीज है। पशु अगर 24 घंटे में उपचार नहीं किया गया तो किल कर जाता है, मर जाता है। किल क्या मतलब, डेड हो जाता है। तो ये आपका सर्रा डिजीज है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया है, मलेरिया भी क्या होता है, ये प्रोटोजोआ डिजीज है। एंड बेबी कह सकते हैं कि किलनी ज्वर, बेबेसियोसिस जो होता है, वो भी एक तरीके से आपका प्रोटोजोअल डिजीज है। तो मे बी कि ये पूछा जाता है। कुछ और भी महत्वपूर्ण है जो किसी काजल ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होते, जैसे आपका अफारा डिजीज है। तो अफारा डिजीज होता है जो पशुओं में सामान्य रूप से अगर हम देखें तो क्या नाम का, जब वो कुछ ऐसे पदार्थ खा लेते हैं जो पेट में अंदर जाके सड़न होती है और गैस बनती है, तो उसकी वजह से अफारा डिजीज होता है। दूसरा आपका दुग्ध ज्वर है। दुग्ध ज्वर जनरली जो नवजात ब्यात गाय होती हैं, भैंस होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही साथ दुग्ध निकाल लेने से उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, दुग्ध ज्वर हो जाता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग है, मैं अभी बाद में आप सबको बताऊंगा, लेकिन इसका मैसेज
कमेंट कीजिएगा। दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से जाहिर सी बात है हम कैल्शियम का प्रयोग करेंगे, लेकिन दुग्ध ज्वर में जो पशुओं का तापक्रम होता है वो कम होता है या ज़्यादा हो जाता है? जो उनका सामान्य तापमान होता है उससे कम होता है या ज़्यादा होता है? तो ये आपको कमेंट तब तक करना है, बाद में इसका हम अभी इसके बारे में बताएंगे। तो ये हो गया योक गॉल है एंड प्रसव कालिक जहरबाद है। तो ये कुछ मिसलेनियस टाइप के डिजीजेज हमारे पशुओं में पाए जाते हैं। पशुओं के प्रमुख रोगों के बारे में अगर देखें तो गला घोटू है, हेमोराइजिक सेप्टिमी है, जीवाणु जनित है, एंथ्रिक्स है, जीवाणु जनित है, थनैला जीवाणु जनित रोग होता है, क्वाल्टर लंगड़ी जहरबाद है, रिंडर पेस्ट है, पशुओं में होने वाला विषाणु जनित रोग है। और जनरली अभी हमने जो कहा था आपका मिल्क फीवर, मिल्क फीवर में होता क्या है, दुग्ध ज्वर जिसे कहते हैं, कैल्शियम की कमी के कारण होता है और पशुओं का जो तापक्रम होता है वो कम हो जाता है। यहाँ एक सामान्य सा होता है कि ज्वर की बात की गई, ज्वर मीन्स क्या होता है कि तापक्रम अधिक होना चाहिए, तापमान अधिक होना चाहिए। किसी को बुखार होता है तो जनरली उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, लेकिन पशुओं में जब दुग्ध ज्वर होता है तो उसका तापक्रम कम हो जाता है। इसीलिए इंटरेस्टिंग है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट डिजीज हम अफारा, जैसे हमने बताया कि अफारा डिजीज में होता क्या है कि पशुओं में एक तरीके से सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जो गैस होती है वो गैस बन जाती है और ट्रेंकुला जिसे हम कहते हैं एक तरीके से, उसके द्वारा गैस निकालने की क्रिया की जाती है, डॉक्टर लोग करते हैं। जॉनसन डिजीजेज है, तो ये कुछ आपके हैं। मुर्गियों में अगर हम देखें तो मैंने पहले ही बताया था, रानीखेत जो डिजीज है बड़ी फेमस डिजीज है जो मुर्गियों में होती है और काफ़ी नुकसान एक तरीके से उनको पहुंचाती है। उसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग हम अगर देखें इसमें, जैसे आपका ये तो आपको याद रखना है, अधिक दूध दूहने की वजह से मिल्क फीवर होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये आपके पूछे जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट मुर्गियों में सबसे भयंकर बीमारी अगर है तो वो है आपकी रानी खेत बीमारी। एक स्ट्रिप कप परीक्षण होता है, जैसे थनैला रोग, मिस्टेटिस रोग अगर हो गया है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्ट्रिप कप डिजीज का प्रयोग करते हैं। जनरली खुरपका मुंहपका अगर रोग होगा तो ये पशुओं के कहाँ पे होते हैं, खुर और मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ये याद रखना है। खुर और मुंह में, एफएमडी डिजीज किसमें नहीं चर्चा की गई है, एफएमडी, तो खुर और मुंह में छाले पड़ते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है इसलिए खुरपका मुंहपका बोला जाता है। और सामान्य रूप से 104 से लेकर 105 अंश फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक कह सकते हैं कि ये तापमान पशु का हो जाता है। अफरा रोग से दूषित जो गैस होती है उसके लिए हम कैन्यूला एंड ट्रोकोर एवं कैन्यूला नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है, ट्रोकोर एवं कैन्यूला नामक जो एक तरीके से ट्रोकोर एवं कैन्यूला नामक जो यंत्र होता है उसका प्रयोग करके हम निकालने का काम करते हैं। एंड मिल्क केन है। लैक्टोमीटर क्या है, लैक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए, ब्यूटारोमीटर चिकनाई नापने के लिए, कई बार ये भी पूछा गया है। थर्मामीटर से हम पशुओं का टेम्परेचर नापते हैं। और डिजीजेज की बात हो गई, इसके बाद जो आपके तमाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात हो गई, पोटेशियम परमैंगनेट हो गए। तो ये सब कलमी सोरा को हम पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। नीला थोथा या तूतिया जिसे हम बोलते हैं, नीला थोथा या तूतिया, ये भी एक तरीके से रवेदार पदार्थ होता है, नीला रवेदार पदार्थ होता है, जो कि कृमि हर, अर्थात पशुओं में अगर कृमि हो जाए, कीड़ी पड़ जाए, जैसे ह्यूमन बींग और इन सब में हो वैसे ही पशुओं में पड़ता है, तो हालांकि अब एल्बेंडाजोल के नाम से दवाएं भी आती हैं, बट हम इसका प्रयोग घरेलू उपचार के रूप में कर सकते हैं। तो ये सामान्य से कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो महत्वपूर्ण है। आपका ये 100% मान के चलिएगा कि जैसे आयोडीन है, अभी हमने बताया था बोरिक एसिड है, तो ये क्या है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक्स है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।